और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, हुंडई i20 के अलावा एक और गाड़ी इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकती है। दिल्ली पुलिस को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कर रही हैं तलाश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। DL10 के 0458 है इसका नंबर। राजौरी गार्डन में ये लाल कलर की इको स्पोर्ट कार रजिस्टर्ड बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली में जिस तरह से 10 तारीख को धमाका हुआ, चूंकि उसमें हुंडई i20 कार शामिल थी, लेकिन अब पुलिस अपनी जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि एक नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में एक और गाड़ी शामिल हो सकती है और वो लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है फोर्ड कंपनी की। लेकिन उस बीच आप ये तस्वीरें भी देखते रहिए। दरअसल 10 तारीख को शाम 6:51 पर क्या हुआ लाल किले के सामने, वो आपको इन तस्वीरों में चंद सेकंड्स में समझ आ जाएगा। जबरदस्त भीड़ है, खचाखच भीड़ है और ट्रैफिक एक तरह से जबरदस्त बना हुआ था और वहीं पर यह ब्लास्ट हो जाता है। और इस बीच आपको रजिस्ट्रेशन की कॉपी दिखा रहे हैं। यही रजिस्ट्रेशन की कॉपी है उस लाल कलर की कार की जिसकी तलाश है राजा गार्डन, दिल्ली 110027। और आपको यह बता दें, पूरी डिटेल इस नंबर की है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बड़ी खबर सामने आई है, सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा गाड़ियां इस पूरे मॉड्यूल में शामिल हैं, इस तरह से पुलिस का कहना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है वो भी सामने आ गई है। कितनी गंभीर और कितनी बड़ी खबर ये अपने आप में। देखिए बिल्कुल लाल जी स्पर्श बोलिए। बिल्कुल देखिए, लाल कलर की जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है वो जो है एक कार और शामिल थी इस पूरे जो है घटनाक्रम में। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई है और अब इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है, दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर ये कार थी, डीजल कार थी और जो DL नंबर है 0458, ये जो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है। राजौरी गार्डन जो अथॉरिटी है वहां पर ये कार जो है रजिस्टर्ड थी। 2017 में ये कार जो है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये जो है फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उमर नबी के नाम से ये कार जो है अभी जो है ट्रांसफर कर ली गई थी और जो है सेकंड ऑनर के तौर पर उमर नबी जो है वो इस कार को जो है चला रहा था। ये जो जानकारी है वो फिलहाल जो है निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली पुलिस है उसने जो तमाम आसपास के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, उनको फिलहाल अलर्ट पर जो है रख दिया है। उनको भी ये जो इंटेल है वो साझा कर दिया है और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अपने जो तमाम पुलिस स्टेशंस है, तमाम जो नाके हैं, उनको जो है ये कह दिया है कि आप जो है इस कार की तलाश में रहिए। हो सकता है कि इस कार में भी कोई ना कोई जो शख्स है वो मौजूद हो, जिस तरीके से i20 कार में जो शख्स मौजूद था जिसने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया और खुद भी वो धमाके की चपेट में जो है आ गया। तो हो सकता है कि इस तरीके से दूसरी कार यानी जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार लाल रंग की, उसका इस्तेमाल भी जो है किया जा सकता है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस से तलाश कर रही है कि पहला ओनर कौन था और दूसरे ओनर के तौर पर हम बता रहे हैं कि उमर नबी की जो पहचान है वो हो गई है। उमर नबी ने इस जो कार है उसका इंश्योरेंस भी करा रखा था, पोल्यूशन भी करा रखा था, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई जो पुलिस उसे पकड़ती है तो वो जांच के दायरे में ना आए। इसलिए जो सारे कागज थे वो जो है इस कार के कंप्लीट जो है उसने अपने नाम पर जो है कराए हुए थे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी उसके मुताबिक इस पूरे दिल्ली धमाके में एक और कार का जो जिक्र है वो अब जो है सामने आ गया है और वो उस कार की तलाश जो है वो अब दिल्ली पुलिस जो है करती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, क्या और जानकारी मिल पाई है इस एंगल में? ये जो उमर नबी ने अपने नाम पर ये खरीदी थी सेकंड ऑनर कार, ये कब उसने खरीदी थी? क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी मिल पाई? चूंकि 2017 की रजिस्टर्ड है पहली बार
और उसके बाद कब ये खरीदी थी उमर नबी ने, इस बात को लेकर कोई जानकारी है अभी तक क्या? देखिए, उमर नबी ने ये गाड़ी कब अपने जो है नाम खरीदी थी, इसको लेकर तो जानकारी नहीं निकल कर सामने आई है। लेकिन जब हमने इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसके द्वारा इसकी जो डिटेल है वो खंगालने की कोशिश करी, तो उसमें कई जो अन्य खुलासे हैं जो वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन कि इस गाड़ी पर अभी भी कई जो चालान है वो पेंडिंग है। मतलब कि एक चालान इस तरीके का है कि गाड़ी को जो है अनपार्क एरिया में जो है खड़ा जो है कर दिया गया था। एक चालान जो है इस तरीके का भी है कि गाड़ी को या तो ज़्यादा तेज चलाया जा रहा था या फिर स्पीड लिमिट से कम जो है गाड़ी को चलाया जा रहा था। 2000 रुपये का चालान वो जो है 2025 13 अप्रैल में ही इस गाड़ी का जो है कटता हुआ नजर आया था। और उसके साथ साथ जो पुराने चालान है 2019 तक के जो चालान जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें भी जो उमर नबी है उसका नाम जो है इन चालानों में जो है देखने को जो है मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर 2019 के आसपास से ही ये गाड़ी हो सकता है कि उमर नबी के पास में जो है मौजूद हो। हालांकि ये जानकारी जो मैं ऑनलाइन चेक कर पा रहा हूँ गाड़ी के नंबर प्लेट के जरिए उसके माध्यम से जो है बता रहा हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर ये सेकंड ओनर कार थी। 22 नवंबर 2017 का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो इस गाड़ी का है। रजौरी गार्डन जो आरटीओ है उसमें इस कार को जो है रजिस्टर्ड कराया गया था। भारत स्टेज 4 व्हीकल ये है, डीजल जो गाड़ी ये जो है। और उसके साथ साथ जो इसका फिटनेस है वो जो है 2032 तक जो है। और गाड़ी की उम्र जो है वो 7 साल 11 महीने पुरानी ये गाड़ी थी। इंश्योरेंस जो है इस गाड़ी का 3 महीने बाद एक्सपायर होता और पोल्यूशन जो है वो 5 दिसंबर 2025 को इस गाड़ी का जो है एक्सपायर होना था। तो फिलहाल जो तमाम जानकारी है वो हमने अपने तमाम दर्शकों को दी कि किस तरीके से ये जो ये गाड़ी है उसको अपने नाम जो है कराया गया था। हो सकता है कि 2019 के आसपास से ही उमर नबी के पास में गाड़ी जो है मौजूद हो और इस गाड़ी के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है उमर नबी ने अपने ही नाम जो है करा रखे थे, ताकि किसी भी प्रकार से अगर कोई पुलिस उसको जो है पकड़ती है तो किसी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है तमाम तरीके से उसके पास में पूरे सुरक्षित जो है मौजूद हो। तो फिलहाल ये जानकारी जो है निकलकर इस कार को लेकर जो है सामने आ रही है। बिल्कुल, और इस पर ये भी साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से गाड़ी का फिटनेस, इंश्योरेंस, ये जो तमाम चीजें पूरी हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि ये गाड़ी लगातार रनिंग में भी थी एक तरह से। इस पर आपसे एक और सवाल है, इस गाड़ी में क्या विस्फोटक भी हो सकता है? इस तरह की संभावनाएं भी पुलिस को हैं? देखिए, बिल्कुल तमाम संभावनाएं पुलिस को हैं और इसलिए ही पुलिस ने जो अपने जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, तमाम जो थाने हैं, तमाम जो पिकेट पॉइंट्स हैं जहां पर नाके लगाए गए हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो आसपास के राज्य है जो बिल्कुल, इस पर इस बीच आपको रोकेंगे और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं जहां वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे अब से कुछ देर पहले और यहां पर घायलों से मुलाकात उन्होंने की है और घायलों से पूरे घटनाक्रम को लेकर वो जानकारी लेते नजर आए, समझते नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर थे और जैसे ही वापस लौटे हैं तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायल लोगों से मुलाकात की है, घायल लोगों का हालचाल जाना है। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उसी घटना के दिन मुलाकात की थी और हालचाल जाना था। और उसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और न सिर्फ घायलों से उन्होंने मुलाकात की है बल्कि जो पुलिस आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते नजर आए हैं। 10 तारीख की घटना है ये। 10 तारीख को शाम को लाल किले के पास धमाका हुआ था गाड़ी में और न सिर्फ 12 लोग मारे गए थे बल्कि 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ये तमाम घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस घटनाक्रम में 12 लोगों की जान गई थी, करीब 24 लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा से वापस लौटते ही सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली है। इतना ही नहीं, एक बड़ी बैठक भी अब से कुछ ही देर बाद सीसीएस की होनी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। हाई लेवल उच्च अधिकारियों की यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे
और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। देखना होगा कि सीसीएस की बैठक से क्या निकल कर आता है, सीसीएस की बैठक में क्या फैसला किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मुलाकात की है। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रधानमंत्री कामना करते नजर आए। षड्यंत्र रचने वालों को बख्शेंगे नहीं, ये पीएम मोदी ने कहा। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर अपनी बात भी की थी। और दोबारा रुख करेंगे हमारे संवाददाता स्पर्श का। जी स्पर्श, बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल, फिलहाल प्रधानमंत्री की तस्वीरें यानी जो वीडियो है वो जो है सामने आ गया है। एलएनजेपी अस्पताल में प्रधानमंत्री कुशल क्षेम जो है वो उन तमाम जो घायल हैं उनका जो है जान रहे थे। और अब से कुछ ही देर बाद जो है कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसकी जो है बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री खुद उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं तो उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत जो टॉप सीनियर एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारी हैं वो भी जो है शामिल रहेंगे। और अब तक जो भी इस दिल्ली लाल किले ब्लास्ट से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं वो गृह मंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। और आने वाले समय में जो निर्णय लिए जा सकते हैं इस पूरे जो है घटनाक्रम को लेकर, या फिर एक्शन किस तरीके से अब जो है लिया जाएगा उसको लेकर जो प्लानिंग है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में जो है निर्णय के तौर पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। और अभी तक हम जानते हैं कि कोई औपचारिक ऐलान जो है वो नहीं किया गया है कि क्या ये जो है वाकई जो है आतंकी जो है घटनाक्रम था। तो सभी की निगाहें जो है वो फिलहाल सीसीएस की बैठक पर जो है टिकी हुई है कि वहां से क्या कुछ जो है बड़ा निकलकर जो है सामने आता है। बिल्कुल, और क्या निकलकर आता है बाहर, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी स्पर्श। लेकिन एक और सवाल जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अभी तक घोषित रूप से नहीं कहा जा रहा है कि क्या आतंकी हमला था या फिर कुछ और था, लेकिन जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, उससे तो साफ है कि ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जिसकी तार फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जाकर रुकती हैं। और इतना ही नहीं, अंतर्राज्य भी था। उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, लखनऊ, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी इसके तार जुड़ रहे हैं। स्पर्श, और किस तरह की जानकारियां चल रही हैं, क्योंकि ये भी इस दिल्ली धमाके को लेकर सामने आया, इस तरह की थ्योरियां भी चल रही हैं कि दरअसल जब फरीदाबाद में कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर बरामदगी हुई, तो उसके बाद ये बौखलाहट थी और ये डॉक्टर उमर नबी यहां से इस विस्फोटक सामान को लेकर निकला, कहीं और ले जाना चाहता था, लेकिन इसी दौरान ये ब्लास्ट यहां पर कर दिया गया। इस थ्योरी में कितना दम नजर आता है, इसे लेकर पुलिस के भीतर किस तरह की रायशुमारी या जानकारियां हैं अंदर? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को इंटेल मिलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जो डॉक्टर आदिल है उसकी जो है गिरफ्तारी करती है। और आदिल की निशानदेही पर जो मुजम्मिल है उसकी जो गिरफ्तारी है वो होती है। और वहाँ पे फिर जो 2900 किलो के आसपास जो जखीरा है अमोनियम नाइट्रेट और अन्य जो पिस्टल या फिर कहे कि राइफलें, जिंदा कारतूस, ये तमाम चीज़ें जो है बरामद होती है। और उसके बाद में इन लोगों को ये लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं प्लान जो है फेल होता नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि जैसे कि थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि बौखलाहट में, जल्दबाजी में जो है इस तरीके के धमाके को जो है अंजाम दिया गया, क्योंकि अभी तक इसको पूरी तरीके से घोषित नहीं किया गया है कि ये जो है आतंकी हमला था या फिर कहे कि किस इंटेंसिटी का, किस तरीके से जो है ब्लास्ट जो है किया गया था। क्योंकि एफएसएल की टीम ने जो है 42 के आसपास जो सबूत है, साक्ष्य है, वो मौका वारदात से जो है जुटाए हैं। उनकी जो रिपोर्ट है वो अभी तक जो है आना बाकी है और उसके बाद में चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन जो सूत्रों ने जानकारी दी शुरुआती तौर पर, फौरी तौर पर, चूंकि इतना टाइम नहीं लगता है किसी भी धमाके के बाद में जो है जानकारी देने में कि ये जो है वाकई जो है आतंकी जो है हमला था और उसमें किस तरीके के पदार्थ का जो इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि जमीन पर गड्ढा नहीं था और उसके साथ साथ लोगों के जो शरीर है वहां पर भी जो कीले हैं वो नहीं घुसती हुई नजर आई थी। तो उसके बाद में कहा गया जो इनपुट्स निकलकर सामने आए सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, सूत्रों के हवाले से, कि ये जो है अनप्लान्ड तरीके से जो विस्फोट है वो जो है किया गया। अब अनप्लान्ड तरीके से मतलब क्या
कि इसको जिस तरीके से बम बनाना था उस तरीके से ये बम जो है नहीं बनाया गया, जिस तरीके से टाइमर का इस्तेमाल करना था, जिस तरीके की इंटेंसिटी का इस्तेमाल करना था, उस तरीके से जो है ये बम नहीं बनाया गया। और आनन फानन में जो चीजें जो है उमर के पास में या फिर जो गाड़ी में शख्स मौजूद था उसके पास में मौजूद थी, उसने जो चीजें उसके पास में थी वो आज जो है अपने साथ में इकट्ठी करी। वो आज जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता हुआ नजर आया। उसने देखा कि मयूर विहार हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, और फिर उसने सोचा कि चूंकि ये लाल किले के आसपास काफी भीड़ भाड़ उस समय रहती है, पार्किंग में वो काफी देर तक मौजूद रहा और फिर अचानक जो है इस तरीके के धमाके को उसने जो है अंजाम दे दिया। लेकिन अगर ये थ्योरी भी अगर हम मान लेते हैं कि अनप्लैंड था, लेकिन ये कहीं दरकरार नहीं होता है कि ये आतंकी हमला नहीं था। और इसलिए हम देख रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसी जो है वो फूंक फूंक कर इस पूरे मामले पर कदम जो है रखती हुई नजर आ रही है। तमाम जो एजेंसीज ने अब तक साक्ष्य जुटाए थे उनको अब एनआईए को दे दिया, और एनआईए ताबड़तोड़ जो छापेमारी है वो पूरे देश भर में कर रही है। न केवल दिल्ली की बात की जाए बल्कि उसके साथ साथ जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें भी ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि अब ये राज्य अगर हम बात करते हैं, इनपुट्स जो है साझा किए जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस की बात की जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, तमाम तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। और कहीं ना कहीं लिंक निकालने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये जो पूरा मॉड्यूल था वो काम कर रहा था, क्या कोई फॉरेन फंडिंग जो है इस मॉड्यूल में जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, और जो अमोनियम नाइट्रेट जमा किया गया था वो कितने समय से जो है जमा किया जा रहा था, उसके लिए फंडिंग कहां से आ रही थी। ऐसे तमाम सवाल निशान जो है वो अभी भी जो है खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो आज जो सरकार है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में कई दौर की बैठकें जो है कल से हो चुकी है, और अब खुद प्रधानमंत्री जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और स्पर्श इस मामले में सिर्फ अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी एक तरह से कनेक्शन बन रहे हैं, तार जुड़ रहे हैं पाकिस्तान तक। चूंकि जैश मोहम्मद के समर्थन में चाहे पोस्टर चिपकाने की बात हो या उनके हैंडलर्स के संपर्क में रहने की बात हो, ये तमाम जानकारियां अब एक एक कर बाहर निकल कर आ रही हैं। फिर चाहे डॉक्टर शाहिद को लेकर बात हो या जिस तरह से डॉक्टर अदील को लेकर बात हो, ये तमाम जानकारियां अब छन छन कर बाहर आ रही हैं। इससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्लानिंग तो जरूर की जा रही थी सीमा पार से। क्या स्पर्श जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, क्या उसके बाद से ही इस तरह की प्लानिंग हो सकती है, संभावना हो सकती है? किस तरह से इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो तमाम तरीके से क्या जैश का ही इसमें हाथ था या फिर जैश के अलावा तो कोई जो आतंकी संगठन तो इसमें नहीं था। जिस तरीके से शाहीना का नाम निकलकर सामने आया कि वो महिलाओं की जो भर्ती है वो विशेष तौर पर उसको जो है इस पूरे के जो काम है उसके लिए जो है रखा गया था। और उसके के साथ साथ ये भी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि जो आदिल है या फिर अगर हम बात करते हैं मुजम्मिल है या फिर डॉक्टर उमर नबी की अगर बात करते हैं, ये भी कई बार जो विदेशी दौरे हैं, तुर्की है, वहाँ पर जो है इनमें से कुछ लोग जो है जाते हुए जो है नजर आए थे। तो निश्चित तौर पर जो विदेशी कनेक्शन है वो जो है सामने आ रहे हैं। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि लाल रंग की कार वो बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जो इंटेल शेयर किया है अन्य राज्यों की पुलिस के साथ में, उसमें यह भी कहा गया है कि हो सकता है कि इको स्पोर्ट्स कार का जो नंबर प्लेट है वो जो है बदलकर उसका जो इस्तेमाल है वो जो है कहीं ना कहीं जो है किया जा रहा हो, या फिर उसके साथ साथ जो लाल रंग है उसको भी कई जो है बदल तो नहीं दिया गया है। इसलिए भी जो है इसको ध्यान में रखा जाए। और इसलिए जो नाके लगाए गए हैं, जो टोल प्लाजाज है, जो दूसरे राज्यों की पुलिस है, उनको विशेष तौर पर कहा गया है कि जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है उनका जो है गहनता के साथ जो जांच है वो जो है किया जाए। तो तमाम तरीके की संभावनाएं जो है वो लगातार बनी हुई है, और हर एंगल पर जो पुलिस है, एनआईए है, वो जांच करती हुई जो है नजर आ रही है। बिल्कुल, जांच लगातार जारी है एनआईए की, जिसका दायरा सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर भी है और अलग अलग राज्यों में भी है। बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर जानकारी और बातचीत करने के लिए। और एक और बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई वो भी आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दिल्ली कार धमाके को लेकर एक्शन में है सरकार।
आज कैबिनेट सुरक्षा समिति की अहम बैठक अब से कुछ ही देर बाद होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल इसमें मौजूद होंगे। ब्लास्ट की जांच को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 5:30 बजे सीसीएस की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी। दिल्ली कार धमाके को लेकर सीसीएस की बैठक में क्या होगा, क्या फैसला होता है, इस पर नजरें रहने वाली हैं। क्योंकि आप थोड़ा पीछे जाइए, जब पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मारा गया था तो उसके बाद सीसीएस की बैठक में ही एक के बाद एक फैसले लेने शुरू किए गए थे और एक तरह से जो दहशतगर्द पाकिस्तान है उसको एक तरह से घेरा गया था सीसीएस की बैठक के जरिए ही, उसमें बड़े फैसले किए गए थे। यानी आज की बैठक पर भी नजर रहेगी कि आज की बैठक में क्या होता है, क्या फैसला करते हैं सरकार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जांच के घेरे में आ गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों मुजम्मिल, शकील, शाहीन, शाहिद की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली धमाके के सीधे तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर स्टूडेंट डाउटफुल। 15 दिन की छुट्टी लेकर गया था सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल। जूनियर डॉक्टर्स को गाइड करती थी गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी भी यूनिवर्सिटी में था, असिस्टेंट प्रोफेसर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब इस मामले के तार सीधे सीधे हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के धौज और फतेहपुरा तगा में 2900 किलो विस्फोटक मिलने के मामले की परतें अब उधड़ने लगी हैं। इस पूरे मामले में धौज में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी साजिश का केंद्र बनती दिख रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों मुजम्मिल, शकील और शाहीन शाहिद की एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में आ गई है। यूनिवर्सिटी में लगातार छापेमारी और जांच जारी है। पुलिस ने अब तक करीब 13 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में मोहम्मद उमर नबी मारा जा चुका है। I-20 कार में विस्फोट के साथ उसने खुद को भी उड़ा लिया। वह अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैजुअल सर्जन था। मुजम्मिल के धौज गांव स्थित कमरे से भी 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी से पहले वह 15 दिन की छुट्टी लेकर गया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पुलवामा भी पहुंचा। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी अवधि में उसने अपने संपर्कों से मुलाकात की और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एकत्रित की। वहां से आने के बाद वह फतेहपुर तगा में इश्तियाक के घर रुका था। इस केस में जिस डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है वो लखनऊ की रहने वाली है। यूनिवर्सिटी में वह जूनियर डॉक्टर को गाइड करती थी। वो डॉक्टर मुजम्मिल की बेहद करीबी थी। शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की हेड बताई जा रही है। 13 सितंबर को किराए पर लिया था कमरा। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित जिस जगह से विस्फोटक सामग्री मिली वहां नीचे सीमेंट का गोदाम है और ऊपर मकान मालिक ने किराए पर कमरे बना रखे हैं। इन्हीं में से एक कमरा डॉक्टर मुजम्मिल ने 13 सितंबर को किराए पर लिया था। ब्लास्ट से पहले 10 दिन यूनिवर्सिटी में कार होने का दावा। दिल्ली में ब्लास्ट में I-20 कार समेत खुद को विस्फोटक से उड़ाने वाला मोहम्मद उमर नबी 10 नवंबर की सुबह अल फलाह यूनिवर्सिटी से कार लेकर निकला था। सुबह 8:03 पर कार फरीदाबाद में दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। दावा किया गया है कि कार उमर ही चला रहा था। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक ब्लास्ट से 10 दिन पहले तक यह कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही खड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी संदेह के घेरे में आई। जांच में यह भी पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल को लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कार दी थी।
डॉक्टर शाहीन की कार ही मुजम्मिल नियमित रूप से इस्तेमाल करता था। लेडी डॉक्टर यूनिवर्सिटी के कई जूनियर डॉक्टर्स को गाइड करती थी और डॉक्टर मुजम्मिल भी इन्हीं में से एक था। अस्पताल के अन्य डॉक्टर्स के अनुसार दोनों अक्सर साथ में लंच किया करते थे। स्टूडेंट्स के ब्रेन वॉश करने का शक। जांच अधिकारियों का कहना है कि इस महिला डॉक्टर द्वारा गाइड करने के बहाने कुछ छात्रों को प्रभावित करने और उनका ब्रेन वॉश करने की बात भी सामने आई है। मंगलवार को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची जांच टीम ने कुछ जूनियर डॉक्टर्स और छात्रों से डॉक्टर शाहीन को लेकर करीब 12 लोगों से पूछताछ की, जिनमें कुछ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स भी शामिल रहे। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि वे यहाँ एडमिशन लेकर अब फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस कोर्स में 260 सीटें हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में करीब 950 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें कई एनआरआई भी शामिल हैं। छात्रों के अनुसार अधिकांश को मुजम्मिल नामक डॉक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि उन्होंने मुजम्मिल को कभी नहीं देखा। छात्रों का कहना है कि एक ही गेट से फैकल्टी, स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे, हॉस्पिटल के कर्मचारी, डॉक्टर्स और मरीज सभी की एंट्री होती है, जिससे पहचान और सुरक्षा जांच मुश्किल हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने यूनिवर्सिटी परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच तेज कर दी है। विस्फोटक पदार्थ कहां से आया और उसका मकसद क्या था, ये पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।